राजधानी लखनऊ में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे और 1 जनवरी 2025 की सुबह को लोगों को यह पता चलता है कि एक होटल के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 5 लाशें दफन कर दी गई हैं। इसका कत्ल करने वाला कोई और नहीं, बाप और बेटे खुद होते हैं। दरअसल इस घटना को सुनने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार उन छोटे बच्चों ने ऐसी क्या गलती की थी जिनको यूं ही मार दिया गया। नमस्कार, मैं यतेंद्र सिंह फिर आज एक सच्ची घटना के साथ आपसे जुड़ रहा हूं और मेरी इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। मैं बात कर रहा हूं 9 जनवरी 2025 की। कर अपने ही एक भाई को लेकर सीधा उसी की कॉलोनी पहुंच जाता है। वो जहां रहता है उसके पास में ही लगभग रात 8:55 पर वह भाई को आवाज देता है, लेकिन उसके घर पर ताला लगा रहता है। एक बड़ा कमरा होता है, उसमें रसोई होती है, लैट्रिन बाथरूम अटैच होता है, लेकिन बाहर से ताला लगा है। इसलिए उसने रोशनदान की खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की। उसने जो दृश्य देखा उसको देख करके उसकी चीख निकल जाती है। घर का सामान चारों तरफ फैला हुआ था, साथ ही एक गठरी सी बंद थी। उस गठरी से ब्लड बह रहा था। घर में चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। वह इस चीज को देख करके चीखने और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख और पुकार को सुन करके उसके साथ जो छोटा भाई उसके साथ आया था, उसने तत्काल प्रभाव से पुलिस को फोन करता है और दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वह ताला तोड़ता है और जैसे घर के अंदर वह प्रवेश करता है, जो दृश्य वे लोग देखते हैं सभी के होश फाख्ते हो जाते हैं। सब लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल उसके भाई का नाम मोइन उर्फ मोइनुद्दीन होता है, जो लगभग 52 ईयर्स का होता है। वह एक कपड़े में बंद होता है, उसे बुरी तरह से काटा गया था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे धारदार हथियार से काटा गया हो और उसको टुकड़े करने की कोशिश की गई हो। इसी बीच में घर में और भी सदस्य होते हैं, 3 बेटियां और उसकी पत्नी। वो लोग कहाँ हैं? जब वे लोग उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब दीवान बेड होता है उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो एक कपाट में माँ और बेटी और दूसरे कपाट में 2 छोटी छोटी बच्चियां। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। चाहे कमिश्नर हो, एडीजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, डीएम हो, तमाम पुलिस अधिकारी बल वहां पर पहुंच जाते हैं, यह देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। जब पुलिस इन लाशों को कब्जे में लेती है और जो वहां पर पुलिस लेडीज मौके पर थी, जब वो इस विभत्स सीन को देखती हैं तो वोमिटिंग करने लगती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके साथ किस बर्बरता के साथ उनको मौत के घाट उतारा गया होगा। यह खबर बड़ी तेजी से वायरल होती है। रात 8:55 पर लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कत्ल हुआ है। अब कत्ल के बारे में पता चलता है जिसमें 5 हत्याएं हुई हैं। जो उसका मुखिया होता है मोइनुद्दीन, उसकी उम्र 52 ईयर्स के आसपास होती है। पत्नी का नाम आसमा होता है, जिनकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है। उसकी बेटी होती है 8 साल की, जिसका नाम अक्सा होता है। उसकी एक दूसरी बेटी है 2 साल की, उसका नाम अजीजा होता है, और 1 साल की बेटी होती है अदीबा। 5 कत्ल। और जब पुलिस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, वो यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इतना बीभत्स नरसंहार किसने किया और क्यों किया। एक तरफ लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती हैं
और दूसरी तरफ यह जानने की कोशिश की जाती है कि ये लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। मेरठ का एक थाना लगता है किठौर, जहाँ शाहजहांपुर नाम का एक गांव होता है। वो 7 भाई होते हैं। उन्हीं 7 भाइयों में मोइनुद्दीन जो है चौथे नंबर का होता है। ये 7 भाई अपने खाने कमाने के लिए, अपने धंधों के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं। और साथ ही जो यह व्यक्ति होता है मोइनुद्दीन, जिसका कत्ल हुआ रहता है, जिसकी पहली शादी होती है 15 साल पहले, जिसका नाम जाफरा होता है। जाफरा नाम की महिला से इसकी शादी होती है, लेकिन जाफरा बीमार रहने लगती है। हालांकि कुछ दिन बाद उसको एक बेटी भी पैदा होती है और वह बेटी भी बीमार रहती है, उसकी मौत हो जाती है। उसकी बुआ किठौर में उसको ले जाती है, उसका लालन पालन करती है। मोइन की दूसरी शादी होती है नारा से। नारा हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती है, तो वह सोचता है कि इससे जिंदगी चल नहीं पाएगी, तब वे दोनों लोग तलाक ले लेते हैं। और तीसरी शादी का जब प्रस्ताव आता है आसमा के यहाँ से, लेकिन आसमा पहले से ही शादीशुदा होती है, इसलिए आसमा का भी अपने पति से विवाद रहता है। वह अपने पति से तलाक लेकर के मोइनुद्दीन से शादी कर लेती है। अब इनकी जिंदगी अच्छे से चल रही होती है। 12 साल बीत जाने के बाद मोइनुद्दीन को 3 बेटियां पैदा होती हैं, 8 साल, 4 साल और 2 साल। इसी बीच इसका छोटा भाई अपने पड़ोसी से झगड़ा करता है, उसका मर्डर कर देता है। मर्डर के बाद लगभग 4 लाख रुपए लगते हैं इसको जमानत पर रिहा होने पर, और यह 4 लाख रुपए मोइनुद्दीन खुद देता है अपने छोटे भाई की पत्नी को। उसके बदले में कहता है कि तुम अपना फ्लैट मेरे नाम कर दो। जो छोटे भाई की पत्नी होती है वह ऐसा करती है, 4 लाख रुपए लेकर के जमानत कराती है और फ्लैट मोइनुद्दीन के नाम कर देती है। कुछ समय बाद मोइनुद्दीन वहां से आ जाता है और रुड़की में आकर के अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने की कोशिश करता है। उसके पास जो 6 लाख पहले के बचे होते हैं, उन्हीं 6 लाख रुपयों से वह छोटा सा घर बनाता है। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब मोइनुद्दीन के घर वाले उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो संपर्क नहीं हो पाता। उसके घर के जो और भाई होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। वो खोजते खोजते मोइनुद्दीन के यहाँ पहुँचते हैं और बाहर देखते हैं ताला लटका होता है। एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें लेटरिन, बाथरूम और बेडरूम भी होता है। उसका छोटा भाई जब खिड़की से देखता है तो वह जो चीज़ें देखता है उसको देख करके उसकी चीख निकल जाती है। वह बहुत परेशान हो जाता है। उसको दिखाई देता है कि चारों तरफ सामान बिखरे हुए होते हैं और एक गट्ठर होता है, गट्ठर से खून रिस रहा था। वह समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो चुकी है और वह तुरंत तत्काल प्रभाव से पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी वहां आ जाती है और पुलिस के सभी उच्च अधिकारी भी होते हैं, साथ साथ बहुत सारी जनता वहां पर एकत्र हो जाती है। लोगों की उपस्थिति में ताला को तोड़ा जाता है और अंदर का जो माजरा होता है उसको जो लेडीज पुलिस होती है उसको देख करके वो वोमिटिंग करने लगती हैं, डर जाती हैं कि ऐसा भी नरसंहार हो सकता है। बॉडी होती है, उनका गला और उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको एक गट्ठर में बांधकर अपराधी छोड़ देता है। उसकी पत्नी और बच्चों की खोज होती है तो बगल में जो दीवान बेड होता है उसमें एक दीवान बेड के एक कबर में उसकी पत्नी और बड़ी बेटी का शव मिलता है। उसके बगल वाले पार्ट में उन 2 छोटी बेटियों के शव रखे होते हैं। पुलिस इस मामले को देख करके बहुत आश्चर्यचकित होती है कि भला ऐसी घटना को कौन अंजाम दे सकता है और क्यों दे सकता है। फॉरेंसिक टीम आती है, डेड बॉडी को लोग लेके जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। डेड बॉडी कई पार्ट में बटी होती है तो पोस्टमार्टम के लिए लोग ले जाते हैं। यहाँ पर चर्चाएं और गर्म हो जाती हैं कि ऐसा किसने किया,
लेकिन पुलिस को इस बात की पूरी तरह से पुख्ता जानकारी हो जाती है कि जिसने भी इस काम को अंजाम दिया है वह इनसे पहले से ही भली भांति परिचित है। बाद में पता लगता है कि मोइनुद्दीन की मौसी का लड़का जो अब नासिक में रहता है और तंत्र मंत्र का काम करता है, वह 10 साल बाद यहाँ पर आया था। ग्रामीणों के कथना अनुसार जो इसका छोटा भाई, तो उसकी जो पत्नी थी जिसने 4 लाख रुपए में अपने फ्लैट को बेच दिया था, उसका इसमें हाथ हो सकता है। पुलिस शक्ति के साथ पूछताछ करना शुरू करती है तो उसको भी वो सुराग मिलते हैं जो नासिक से 10 साल पहले आया था, वो उसका एक दोस्त और ये छोटे भाई की पत्नी, ये तीनों लोग मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं। लेकिन इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को दुख देना, तकलीफ देना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है। एक सच्चे भारतीय होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लोगों को जागरूक कर सकूं कि अपने आंख और कान हमेशा खुले रखें। जय भारत, जय हिंद।